हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे चैनल लर्न विद शिवानी पे स्वागत है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं बीएड सेकेंड सेमेस्टर के स्टूडेंट के लिए समावेशी शिक्षा के मूल तत्व जो कि पेपर थर्ड है उसके पहले चैप्टर को हम देखेंगे, जिसमें मैंने पिछले वीडियो में उसके कुछ पहले चैप्टर के कुछ पार्ट को देख लिया था। इस वीडियो में हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं शिक्षा की प्रक्रिया, प्रोसेस ऑफ एजुकेशन। तो शिक्षा की प्रक्रिया निम्नलिखित है। शिक्षा एक सामाजिक प्रक्रिया के रूप में है। तो इसमें देखिए क्या लिखा है। विद्वानों एवं अनेक समाजशास्त्रियों का मत है कि शिक्षा एक सामाजिक प्रक्रिया है, क्योंकि जब दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच सामाजिक अंतःक्रिया होती है तो वह एक दूसरे की भाषा, विचार और आचरण से प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकता। इसी प्रभाव के फलस्वरूप सीखने की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है, और जब यह कार्य कुछ निश्चित उद्देश्यों को सामने रख कर किया जाता है तो उसे ही शिक्षा कहते हैं। मतलब शिक्षा क्या है, एक सामाजिक प्रक्रिया के रूप में है। मतलब जब दो व्यक्ति क्या करते हैं, आपस में अंतःक्रिया करते हैं, यानी कोई भी सामाजिक अंतःक्रिया यानी कोई भी बातचीत करते हैं, तो उसके माध्यम से दोनों व्यक्तियों को आपस में कुछ सीखने को मिलता है, और जो वो सीखता है उसी को क्या करते हैं, हम शिक्षा कहते हैं। ठीक है। मनुष्य अपने जन्म के साथ ही कुछ शक्तियाँ लेकर पैदा होता है। प्राकृतिक और सामाजिक वातावरण में उसकी इन शक्तियों का विकास होता है। ठीक है। मनुष्य अपने जन्म के साथ भी कुछ शक्तियाँ लेकर पैदा होता है, और प्राकृतिक और सामाजिक वातावरण में भी उसके इन्हीं शक्तियों का क्या होता है, विकास होता है। और इसी के कारण ही मानव व्यवहार में परिवर्तन होता है। ठीक है। और जो भी विकास होता है, और विकास के वजह से ही क्या होता है, मनुष्य के बिहेव में, व्यवहार में परिवर्तन होता है। ठीक है। शिशु जन्म के कुछ समय उपरांत ही ध्वनियों का उच्चारण करना प्रारंभ कर देता है, परंतु उसे भाषा का ज्ञान तो आसपास के व्यक्तियों के संपर्क में आने से ही होता है। मतलब जन्म के कुछ समय बाद ही बच्चा क्या करता है, थोड़ा बहुत वो कुछ भी बोलता रहता है, तो यानी ध्वनियों का उच्चारण तो वो उसी समय सीख जाता है, लेकिन जो भाषा का ज्ञान होता है वो आसपास के व्यक्तियों के संपर्क में आने से ही होता है। यानी उसका जैसा भी क्या होगा, पर्यावरण रहेगा, वैसे ही उसकी विकास होगी। ठीक है। वह उन्हीं लोगों की भाषा का अनुकरण करता है जिनके संपर्क में आता है। यानी वो अच्छे लोगों के संपर्क में आता है तो वो अच्छा सीखता है, और बुरे लोगों के संपर्क में आता है तो क्या करता है, बुरा सीख जाता है। ठीक है। मनुष्य की संपूर्ण सहृदयता एवं संस्कृति का विकास सामाजिक प्रक्रिया का ही परिणाम है। यानी जैसा उसका सोशल सामाजिक प्रक्रिया होगा, जैसा वो जिस प्रकार के समाज में रहेगा, उसकी संस्कृति क्या होगी, वैसी ही होगी, वैसे ही उसका विकास होगा। ठीक है। कुल मिला जुला क्या कहा जा रहा है यहाँ, कि सब यहाँ पे क्या है, सामाजिकता का ही परिणाम है। मतलब कि समाज में वो कैसे रह रहा है, किस प्रकार रह रहा है, किस प्रकार के लोगों से मिल रहा है, अच्छे लोगों से यदि मिल रहा है, वो सामाजिक क्रिया अंतःक्रिया अच्छी हो रही है, तब तो वो अच्छा चीज़ सीखेगा। यदि गलत लोगों के साथ मतलब समाज में रह रहा है तो गलत उसके अंदर धारणा आएगी। ठीक है। उसके चिंतन, मनन और विचारों पर भी समाज का प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। ठीक है। एक ही देश के अलग अलग भागों के लोगों के विचारों में भिन्नता दिखाई देती है। सही बात है। एक ही देश के अलग अलग भागों के लोगों में क्या होती है, विचारों में भिन्नता दिखाई देती है। यानी जो हमारा भारत देश है उसमें क्या होता है, उत्तर प्रदेश में कुछ अलग तरह के लोग बोलते हैं, बिहार में वही देखिए, कुछ बिहार के लोग से आप जब मिलेंगे ना तो पता चल जाएगा कि वो क्या हैं, बिहार के ही हैं। ठीक है। तो कुछ न कुछ भिन्नता होती ही रहती है। ठीक है। सत्यता यह है कि शिक्षा समाज के भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों से संबंधित होती है। ठीक है। यानी शिक्षा क्या है, समाज के भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों से संबंधित होती है। इसी के माध्यम से भूतकाल के समाज का ज्ञान होता है, भूतकाल के समाज का ज्ञान होता है, और तथा वर्तमान की आवश्यकताओं की पूर्ति होती है, तथा भविष्य के निर्माण के मार्ग को तैयार किया जाता है। अतः यह कहना उचित है कि शिक्षा एक सामाजिक प्रक्रिया है। यानी व्यक्ति जो कुछ भी सीखता है वो क्या करता है, एक समाज के माध्यम से ही सीखता है, बिना समाज के माध्यम से वो नहीं सीख पाएगा। यदि एक बच्चे, जैसे मान लीजिए एक बच्चा है, ठीक है, वो जन्म लेता है तो उसको क्या करिए, समाज में मत लेके जाइए।
जब बच्चा बड़ा हो जाता है तो खेलने के लिए क्या करता है, समाज में जाता है। यदि उसको समाज में न ले जाया जाए, उसको खेलने के लिए बाहर न किया जाए, उसको एक जब भी वो थोड़ा सा बड़ा हो तो उसको एक रूम में पैक कर दिया जाए, देखिए उसकी एकदम सामाजिकता खत्म हो जाएगी। वो बिल्कुल किसी से इतना अच्छी तरह से बात कर पाएगा ना, बोल पाएगा कुछ भी ऐसा, उसके अंदर सामाजिक प्रक्रिया बिल्कुल खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो क्या कर शिक्षा क्या है, एक सामाजिक प्रक्रिया ही है जो समाज में रहने से ही मिलती है। ठीक है, अब है शिक्षा एक गतिशील प्रक्रिया के रूप में। ठीक है, अब शिक्षा किस प्रकार गतिशील है उसको उसकी बात यहाँ करेंगे। यह संसार ही निरंतर गतिशील है। ठीक है, यह संसार क्या है, निरंतर ही गतिशील है, मतलब दिन निकलते जा रहा है, पता भी नहीं चल रहा है। ठीक है, तथा मनुष्य के स्वभाव में भी गतिशीलता का गुण विद्यमान है। मनुष्य के स्वभाव में क्या है, गतिशीलता का गुण जो है क्या विद्यमान है। कैसे, क्योंकि जब बच्चा छोटा रहता है तो अलग बिहेव करता है। ठीक है, जब थोड़ा बड़ा होता जाता है तो उसके गुण में क्या होती है, गतिशीलता दिखाई देती है। यानी उस जो छोटा रहता है तो कोई भी कार्य को करने में क्या होता है, टाइम लेता है। ठीक है, और जब बड़ा हो जाता है तो उसी काम को और भी अच्छे ढंग से और जल्दी कर देता है। ठीक है, अतः शिक्षा का अस्थिर होना स्वाभाविक है। शिक्षा सदैव गतिशील रहकर बालक को देश, काल और परिस्थिति के अनुसार प्रगति की ओर अग्रसर करती है। यानी शिक्षा क्या है, सदैव गतिशील है। ठीक है, और बालक के देश, काल और परिस्थिति के अनुसार प्रगति की ओर अग्रसर करती है। समाज में निरंतर परिवर्तन के कारण शिक्षा के प्रारूप में भी परिवर्तन होता है। समाज में क्या हो रहा है, निरंतर परिवर्तन की वजह से शिक्षा के जो प्रारूप है उसमें भी परिवर्तन आता है। अतः शिक्षा के उद्देश्य, पाठ्यक्रम और शिक्षण विधियों आदि में भी निरंतर परिवर्तन होता रहता है। ठीक है, उसकी वजह से क्या होता है, शिक्षा के जो उद्देश्य हैं, पाठ्यक्रम है, शिक्षण विधियाँ आदि में भी निरंतर परिवर्तन होता रहता है। निरंतर विकास परिवर्तन के कारण ही है। ठीक है, जब किसी भी व्यक्ति में क्या होता है, परिवर्तन होता है, उस परिवर्तन की वजह से क्या होता है, उसके अंदर विकास होता है। ठीक है, और शिक्षा से विकास की गति भी प्रभावित होती है। यानी शिक्षा, यदि व्यक्ति शिक्षित है और एक व्यक्ति अशिक्षित है, कोई भी काम को अगर दोनों व्यक्ति कर रहे हैं तो पता चल जाएगा देखकर कि कौन व्यक्ति शिक्षित है और कौन व्यक्ति अशिक्षित है। यानी शिक्षा से विकास की गति भी प्रभावित होती है। यानी जो शिक्षित है उसके अंदर क्या है, विकास अच्छी तरह से होता है, और जो अशिक्षित है वह देखने में दिख जाएगा कि वो क्या है, अशिक्षित है। ठीक है, अब है शिक्षा एक द्विमुखी प्रक्रिया के रूप में। फ्रेंड्स, हम क्या करेंगे, इसको मतलब एक एक लाइन को पढ़ रहे हैं उसको हम क्या करें, ध्यान से पढ़ेंगे और देखेंगे कि कहाँ पे बहुविकल्पी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कहाँ पे बन रहे हैं। क्योंकि हमारा जो एग्ज़ाम हो रहा है इस टाइम, वो क्या हो रहा है, बहुविकल्पी क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जा रहा है, और ये जो लिखने वाला 15 नंबर का मात्र पूछा जा रहा है। तो लेकिन दोनों पढ़ना तो आवश्यक ही है। इसकी एक एक लाइन हम पढ़ेंगे तो हम क्या होगी, ज्ञान की वृद्धि होगी और हमें बहुविकल्पी क्वेश्चन भी, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी मिल जाएगा। ठीक है, तो शिक्षा एक द्विमुखी प्रक्रिया के रूप में। शिक्षा शास्त्रियों का विचार है कि शिक्षा की प्रक्रिया में एक पक्ष प्रभावित करता तथा दूसरा पक्ष प्रभावित होता है। ठीक है, यानी शिक्षा शास्त्री क्या कहते हैं, इस शिक्षा की प्रक्रिया में एक पक्ष क्या होता है, प्रभावित करता है। यानी दो लोग हैं, एक पक्ष क्या होता है, दूसरे पहला वाला यानी जो भी बोल रहा है संप्रेषक के द्वारा दूसरे को क्या करता है, प्रभावित करता है। ठीक है, उसी समय शिक्षा की प्रक्रिया पूर्ण होती है। ठीक है, अतः शिक्षा एक द्विपक्षीय प्रक्रिया है। ठीक है, शिक्षा एक द्विपक्षीय प्रक्रिया, देखिए ये इम्पोर्टेंट है। शिक्षा एक द्विपक्षीय प्रक्रिया है, अर्थात शिक्षा के दो पक्ष होते हैं। प्रथम जो प्रभावित करता है यानी शिक्षक, और द्वितीय वह जो प्रभावित होता है यानी शिक्षार्थी। ठीक है, यानी जब टीचर हमें पढ़ाता है तो क्या होता है, टीचर बच्चे को क्या करता है, प्रभावित करता है। ठीक है, और जो बच्चा होता है वो क्या होता है, टीचर से प्रभावित होता है। ठीक है, यानी प्रसिद्ध अमेरिकी शिक्षा शास्त्री जॉन एडम्स ने इस संबंध में कहा है कि शिक्षा एक द्विमुखी प्रक्रिया है। ठीक है, शिक्षा एक द्विमुखी प्रक्रिया किसने कहा, जॉन एडम्स ने। शिक्षा एक द्विमुखी प्रक्रिया है, किसने कहा, जॉन एडम्स ने। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, शायद पिछले ईयर भी पूछा गया था ये, जिसमें एक व्यक्तित्व दूसरे व्यक्तित्व को प्रभावित करता है जिससे उसके व्यवहार में परिवर्तन हो सके। ठीक है, जिसमें क्या होता है, एक व्यक्तित्व यानी एक व्यक्तित्व दूसरे व्यक्तित्व को क्या करता है, प्रभावित करता है। ठीक है, आगे देखेंगे। एडम्स ने यह भी कहा
एडम्स ने क्या कहा, यह प्रक्रिया केवल सचेतन ही नहीं बल्कि सोद्देश्य तथा विचारपूर्ण भी है। यानी यह प्रक्रिया केवल सचेतन ही नहीं है बल्कि सोद्देश्य यानी उद्देश्य से भरा हुआ है और विचारपूर्ण भी है। इसमें शिक्षक का एक स्पष्ट प्रयोजन भी होता है और उसी के अनुसार बालक के व्यवहार में भी परिवर्तन करता है। ठीक है, नीचे दिए गए रेखाचित्र के आधार पर एडम्स के कथन को स्पष्ट करते हुए कहा जा सकता है कि शिक्षा के दो ध्रुव हैं। शिक्षा के कितने ध्रुव हैं? दो ध्रुव हैं। देखिए ये भी इम्पॉर्टेंट है। शिक्षा के दो ध्रुव कौन है? पहला शिक्षक, दूसरा शिक्षार्थी। दोनों के सम्मिलित व सक्रिय सहयोग से ही शिक्षा की प्रक्रिया आगे बढ़ती है। ठीक है, यानी जब तक दोनों क्या होंगे? सक्रिय नहीं रहेंगे, यानी शिक्षक पढ़ा रहा है और शिक्षार्थी यदि अच्छे से एक्टिव नहीं है, इधर उधर की बातें कर रहा है, ध्यान नहीं दे रहा है, तो क्या होगा? वो शिक्षण प्रक्रिया, जो शिक्षा की प्रक्रिया वो आगे नहीं बढ़ सकती है। ठीक है, शिक्षक को भी पढ़ाने में रुचि नहीं उत्पन्न होगी और शिक्षार्थी भी यदि रुचि नहीं ले रहा है तो दोनों की रुचि क्या होगी? नहीं होगी, और फिर वहाँ पे शिक्षण प्रक्रिया बिल्कुल डैमेज हो जाएगी। ठीक है, अतः शिक्षा की प्रक्रिया में बालक और शिक्षक का समान महत्व है। यानी जितना सक्रिय शिक्षक है उतना ही सक्रिय क्या होगा? बालक को रहना पड़ेगा। शिक्षक व शिक्षार्थी दोनों के मध्य आदान प्रदान की प्रक्रिया चलती रहती है। मतलब यदि शिक्षक कोई भी क्वेश्चन पूछ रहा है तो शिक्षार्थी क्या मतलब एक्टिव होकर उस क्वेश्चन को आंसर देना पड़ेगा। यदि वो नहीं दे रहा है तो समझिए क्या वो एक्टिव नहीं है। ठीक है, एक मार्ग प्रदर्शक तथा दूसरा उसका अनुकरण करता होता है। एक क्या करता है? मार्ग प्रदर्शक यानी मार्ग दिखाता है और दूसरा क्या करता है? अनुकरण करता है, यानी उसको देखता है। ठीक है, शिक्षक अपने जीवन के आदर्शों, व्यक्तित्व व ज्ञान के माध्यम से बालक के व्यवहार को सुगठित और विकसित करता है। यानी शिक्षक के जो अपने आदर्श हैं, व्यक्तित्व हैं और ज्ञान के माध्यम से बालक को क्या करता है? व्यवहार को सुगठित और विकसित करता है। ठीक है, आगे देखेंगे शैक्षिक प्रक्रिया, एजुकेशनल प्रोसेस। यानी देखिए एक साइड क्या है? शिक्षार्थी है और दूसरे साइड शिक्षक है। ठीक है, यानी शिक्षक और शिक्षार्थी दोनों क्या होंगे? एक्टिव रहेंगे, तभी क्या होगा? जो एजुकेशनल प्रोसेस है वह पूर्ण हो पाएगी। अतः यह प्रक्रिया शिक्षक एवं शिक्षार्थी दोनों के सम्मिलित सहयोग से चलने वाली प्रक्रिया है। ठीक है, अब देखिए शिक्षक एक त्रिमुखी प्रक्रिया के रूप में, यानी हमने पढ़ा क्या? शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया के रूप में। अभी हमने पढ़ा है पीछे कि शिक्षा एक क्या है? द्विमुखी प्रक्रिया। वो किसने कहा है? जॉन एडम्स ने। ठीक है, अब देखिए जॉन डेवी ने एडम्स द्वारा प्रतिपादित द्विमुखी प्रक्रिया का खंडन किया। जो जॉन एडम्स बोले थे कि शिक्षा एक द्विमुखी प्रक्रिया है, तो उसको जॉन डेवी ने क्या किया? द्विमुखी प्रक्रिया का क्या किया? खंडन किया। डीवी का विचार है कि शिक्षा की द्विमुखी प्रक्रिया में शिक्षक एवं बालक को ही महत्व प्रदान किया गया है, जबकि इस प्रक्रिया में पाठ्यक्रम भी महत्वपूर्ण है। ये कहते हैं कि मतलब कि शिक्षा की प्रक्रिया में, शिक्षा की द्विमुखी प्रक्रिया में जो है वह शिक्षक और बालक दोनों को ही महत्व प्रदान किया गया है, लेकिन जबकि इस प्रक्रिया में पाठ्यक्रम भी महत्वपूर्ण है। ये देखिए कहते हैं कि दो ही महत्वपूर्ण नहीं है, इसमें पाठ्यक्रम भी महत्वपूर्ण है। डीवी का विचार है कि शिक्षा की प्रक्रिया में अध्यापक और छात्रों के बीच अंतःक्रिया का कोई न कोई आधार अवश्य होता है। मतलब कि शिक्षा की प्रक्रिया में बालक और शिक्षक के बीच और शिक्षार्थी के बीच जो अंतःक्रिया होती है उसका आधार क्या होता है? उसका आधार क्या होता है? बुक होता है, किताब, पाठ्यक्रम होता है। यानी दोनों के बीच अंतःक्रिया होती है तो इधर उधर की बातें तो होती नहीं है, उसमें क्या होता है? अंतःक्रिया होती है। यानी पाठ्यक्रम पे ही उसमें क्या होती है? अंतःक्रिया होती है एक दूसरे के बीच। ठीक है, यही वो कह रहा है। और यह आधार समाज है और वह आधार समाज है, क्योंकि बालक का विकास समाज में ही रहकर होता है। समाज द्वारा ही बदलती परिस्थितियों के अनुसार शिक्षण विधियों को निर्धारित किया जाता है। डीवी ने बताया कि शिक्षा की प्रक्रिया के दो रूप हैं, मनोवैज्ञानिक और सामाजिक। यानी डीवी ने कहा कि शिक्षा की प्रक्रिया के दो रूप हैं, क्या? एक मनोवैज्ञानिक और एक सामाजिक। शिक्षा के द्वारा निसंदेह बालक की जन्मजात शक्तियों का विकास किया जाना चाहिए,
परंतु हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि बालक का विकास समाज में रहकर ही संभव होता है। अतः उन्होंने शिक्षा प्रक्रिया के 3 आधारभूत स्तंभ बताए हैं: शिक्षक, बालक और पाठ्यक्रम। यानी डीवी क्या बताया है कि 3 का रहना आवश्यक है, यानी शिक्षक, बालक और पाठ्यक्रम। जॉन डीवी बोलते हैं कि शिक्षा एक क्या है, त्रिमुखी प्रक्रिया है। ठीक है, अब आ गया शिक्षा एक बहुमुखी प्रक्रिया के रूप में। पहले हम लोग पढ़े कि शिक्षा एक क्या है, द्विमुखी प्रक्रिया है। ये किसने कहा, जॉन एडम्स ने कहा। फिर शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया है, यह जॉन डीवी ने कहा। और कहा कि शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम, ये तीनों इसमें आधारभूत स्तंभ बताए हैं शिक्षा की प्रक्रिया में। ठीक है, अब शिक्षा एक बहुमुखी प्रक्रिया के रूप में। आधुनिक समय में शिक्षा का स्वरूप काफ़ी बदला हुआ है। अब शिक्षा को केवल विद्यालय और पाठ्यक्रम तक ही सीमित नहीं किया जा सकता है। सामाजिक आर्थिक क्रियाकलापों का भी शैक्षिक महत्व है। यानी इसमें ये कहा जा रहा है कि आधुनिक समय में शिक्षा का स्वरूप काफ़ी क्या हो, बदला हुआ है। अब शिक्षा को केवल विद्यालय और पाठ्यक्रम तक ही सीमित नहीं किया जा सकता है। यानी सामाजिक आर्थिक क्रियाकलापों में भी शिक्षा का क्या है, महत्व है। विद्यालय के अतिरिक्त अन्य औपचारिक और निरौपचारिक साधनों को भी शिक्षा का साधन माना जाता है। मतलब औपचारिक से क्या तात्पर्य है, औपचारिक उसको कहते हैं जो क्या है, एक निश्चित समय अंतराल में क्या होता है, विद्यालय में ही प्रारंभ की जाती है, विद्यालय में ही दी जाती है, उसको औपचारिक शिक्षा कहते हैं। ठीक है, विद्यालयों। और निरौपचारिक यानी कहीं भी जो शिक्षा मिलती है, परिवार में, समाज में, हर जगह, उसको क्या कहते हैं, निरौपचारिक कहते हैं। साधनों को भी शिक्षा का साधन माना जाता है। शिक्षा को बहुमुखी प्रक्रिया के रूप में मान्यता प्रदान की जा रही है। शिक्षार्थियों को उसकी रुचि के आधार पर साधनों के चयन की स्वतंत्रता प्रदान की जा रही है, इसमें शिक्षा का प्रचलित स्वरूप पूर्णकालिक शिक्षा, अंशकालिक शिक्षा, पत्राचार द्वारा शिक्षा एवं सूचना के स्रोतों का उपयोग करने वाले स्वशिक्षा के अनेक रूप भी सम्मिलित हैं। ठीक है, स्व अध्ययन हेतु विभिन्न प्रकार की नई संस्थाओं और सेवाओं जैसे सूचना केंद्र, भाषा प्रयोगशालाओं, पुस्तकालय, तकनीकी प्रशिक्षण प्रयोगशालाएं एवं अधिगम केंद्र, मुक्त विश्वविद्यालय तथा श्रव्य दृश्य साधन आदि के प्रयोग पर बल दिया जा रहा है। ठीक है, अब होता है शिक्षा का वास्तविक अर्थ। अब शिक्षा का वास्तविक अर्थ क्या है, वास्तव में शिक्षा क्या है? इस प्रश्न का उत्तर न तो उसे संकुचित अर्थ से प्राप्त होता है और न ही उसके व्यापक अर्थ से। अतः यह जानना आवश्यक है कि शिक्षा का वास्तविक अर्थ क्या है। यदि शिक्षा के प्रचलित या संकुचित अर्थ को ही वास्तविक अर्थ माना जाए तो उपयुक्त नहीं होगा, क्योंकि शिक्षा का अर्थ केवल स्कूली शिक्षा से ही नहीं है। शिक्षा का व्यापक अर्थ भी वास्तविक नहीं हो सकता। ठीक है, पिछले वीडियो में हमने शिक्षा के संकुचित अर्थ क्या है और शिक्षा का व्यापक अर्थ क्या है उसको पढ़ा है। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं। क्योंकि इससे शिक्षा अत्यधिक उदार हो जाती है। यदि बालक को एक योग्य और संपन्न नागरिक बनाना है तो व्यापक और संकुचित शिक्षा के समन्वय की आवश्यकता है। दोनों के समन्वित रूप से शिक्षा एक प्रक्रिया हो जाती है। ठीक है, जो बालक की व्यक्तिगत योग्यताओं, क्षमताओं और रुचियों को ध्यान में रखकर उसका मानसिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, आध्यात्मिक और नैतिक विकास करती है तथा उसके विचारों एवं व्यवहारों को ऐसा परिवर्तित करती है जो स्वयं उसके तथा समाज, राष्ट्र और संपूर्ण विश्व के लिए लाभप्रद एवं उपयोगी होता है। शिक्षा के संकुचित तथा व्यापक अर्थ का समन्वय करते हुए टी रेमांड ने कहा, शिक्षा मानव जीवन के विकास की वह प्रक्रिया है जो शैशवावस्था से लेकर प्रौढ़ावस्था तक चलती रहती है। अर्थात शिक्षा विकास का वह क्रम है जिससे मानव अपने आप को आवश्यकता अनुसार भौतिक, सामाजिक तथा आध्यात्मिक वातावरण के अनुरूप बना लेता है। ठीक है, अब देखिए आगे।
शिक्षा की कुछ प्रमुख महत्वपूर्ण परिभाषाएं निम्नलिखित हैं। सुकरात के अनुसार शिक्षा का तात्पर्य संसार के उन सर्वमान्य विचारों को प्रकट करने से है जो प्रत्येक बालक के मस्तिष्क में निहित होते हैं। सुकरात, ठीक है। ये तो परिभाषाओं को आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि शिक्षा क्या है, इसके कौन कौन से रूप हैं, इसकी प्रक्रिया क्या है, ठीक है, उसके अर्थ को स्पष्ट करिए। ऐसे क्वेश्चन लिखने वाला होता है ना 15 नंबर का, उसमें आते रहते हैं। तो इसलिए एक दो परिभाषा को आप लोग याद कर लेंगे तो उसमें परिभाषा लिखने पे क्या होता है, एग्जामिनर पे अच्छा असर पड़ता है और वो अच्छा नंबर देता है, ठीक है। तो इसलिए एक दो परिभाषा को उसमें लिखना ज़रूरी होता है। और ये बहुविकल्पी में भी पूछा जा सकता है। अब पेपर के पैटर्न पे डिपेंड करता है कि वो कैसा मतलब पेपर बन रहा है, ठीक है। सुकरात के अनुसार, ठीक है, शिक्षा का तात्पर्य संसार के उन सर्वमान्य विचारों को प्रकट करने से है जो प्रत्येक बालक के मस्तिष्क में निहित होते हैं। फ्रॉबेल के अनुसार शिक्षा एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालक की अंतर्निहित शक्तियों को बाहर लाया जाता है। पेस्टालॉजी के अनुसार शिक्षा मानव की आंतरिक शक्तियों का स्वाभाविक सामंजस्यपूर्ण और प्रगतिशील विकास है, ठीक है। टीपी नन के अनुसार शिक्षा व्यक्ति की व्यक्तित्व का पूर्ण विकास है जिससे वह अपनी पूर्ण योग्यता के अनुसार मानव जीवन को मौलिक योगदान कर सके। कांट के अनुसार शिक्षा व्यक्ति की उस पूर्णता का विकास है जिसकी उसमें क्षमता है। एडिसन के अनुसार जब शिक्षा मानव के मस्तिष्क को प्रभावित करती है तब वह उसके प्रत्येक अदृश्य गुण और पूर्णता को बाहर लाकर प्रकट कर देती है, ठीक है। फ्रेंड्स, वीडियो लंबा हो जाएगा काफ़ी, इसलिए फ्रेंड्स यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।